जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, लाखों लोग सीटेट के फॉर्म फिल करते हैं और हर साल लगभग लाखों लोग में से 80% सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें सही से जानकारी नहीं रहती है कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना है, कहाँ से मॉडल पेपर को पढ़ना है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए है और यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। एग्जाम के पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जाता है। तो मित्रों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और जल्दी से नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सिलेक्शन लेना है, इस जिद के साथ हम लोग आज का मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? साथियों, जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार अवस्थाएं कितनी हैं? 4 प्रकार की। संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। बच्चों में जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो 8 से 12 महीने में हो जाता है, से 12 महीने में समझ विकसित हो जाती है। तो जो ये 8 से 12 महीने में समझ विकसित होती है और संवेदी गामक अवस्था का जो समय है वो 0 से 2 वर्ष तक का है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 2 वर्ष सीटेट के लिए है। टेट में ये 0 से 5 वर्ष हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग 0 से 2 वर्ष, इसलिए चूंकि जो वस्तु स्थायित्व का गुण है बच्चे में 8 से 12 महीने के अंदर विकसित हो जाता है और संवेदी गामक अवस्था का जो समय है 0 से 2 वर्ष है, इसलिए हमारा जो उत्तर सही होगा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए ताकि सीखने के अंतर को कम किया जा सके? समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा में केवल ऑप्शन देख के ही हमको काटना है। सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, ये बिल्कुल अभी सही है। क्योंकि शिक्षण से संबंधित सवाल है, इसलिए हम लोग चारों विकल्प को पढ़ेंगे। तीसरा विकल्प कह रहा है कठोर मानकीकृत निर्देश विधियों का उपयोग करना। क्योंकि कठोर है इसलिए इसको हम लोग गलत करेंगे और यहाँ डी ऑप्शन में भी केवल है, इसलिए इसको गलत करेंगे। तो अभी तक सिर्फ एक विकल्प आपके सामने आया, वो कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है, जो बच्चों के हित को देखते हुए चुना गया है विकल्प, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है? स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वो बाहर से संकेत देने वाला होता है। जो बाहर से सहायता मिलती है उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा जेडपीडी के क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है और बाहर से किसी संकेत या इशारे की मदद पा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। चूंकि यहाँ पर विकल्प है इसलिए हम विकल्प के अनुसार चलेंगे। सीखने के लिए एक कठोर पाठ्यक्रम और समय सारणी बनाना। बच्चे के लिए कठोर पाठ्यक्रम बनेगा ही नहीं, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो गया। केवल आ गया, इसलिए पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहीं से काट देंगे। एक बच्चे को सीखने में तब तक अस्थायी मदद देना जब तक कि वह कार्य स्वयं न कर सके, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। चूंकि स्कैफोल्डिंग का यही मतलब भी होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। डी को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, चूंकि यहाँ पे बच्चों को बिना किसी मदद के समस्याओं को हल करना दिया हुआ है, तो ये तो गलत है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसिक मंदता। जो मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति क्या है? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अमूर्त और सैद्धांतिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका पहला विकल्प क्या है? अमूर्त और सैद्धांतिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करना। जब बच्चा मानसिक रूप से मंद है तो अमूर्त वस्तुओं को देख और समझ ही नहीं पाएगा, कठिनाई होगी समझने में, इसलिए आपका ये विकल्प गलत है। तेज गति से शिक्षण देना, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को तेज गति से शिक्षण देना तो और नहीं समझ पाएगा, इसलिए ये भी गलत है। व्यवहारिक कौशल और जीवन कौशल पर आधारित मूर्त और धीमी गति का शिक्षण, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें बच्चे के हित को देखते हुए विकल्प चुना गया है, इसलिए कौन सा विकल्प होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदान का उद्देश्य है। जो निदान है, चलिए अपने विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। छात्रों को उनकी अंतिम ग्रेडिंग के लिए अंक देना। यहाँ अंक देने की बात है, निदान में अंक की जरूरत है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कक्षा में अनुशासित, अगर किसी को हमें शिक्षा देना है तो वहाँ अनुशासन तो जरूरी है, लेकिन अनुशासित वातावरण बच्चे के लिए ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत है। सीखने में छात्रों की कमियों और कठिनाइयों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है और सी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। जो हावर्ड गार्डनर जी हैं उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया है। उनके अनुसार एक सफल वास्तुकार में कौन सी बुद्धि प्रमुख रूप से होनी चाहिए? वास्तुकार की बात कह रहा है तो हम लोग पहले विकल्प देखें। जो वास्तुकार होता है, वास्तव में वास्तुकार कल्पना और स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता रखता है, तो इसलिए हम लोग किस पर चलेंगे? विकल्प में शारीरिक गतिक बुद्धि, चूंकि ये शारीरिक शरीर से संबंधित है इसलिए इसको हम कट करेंगे। भाषाई बुद्धि, ये भी गलत है। स्थानिक और देशिक बुद्धि, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि जो वास्तुकार है, वास्तुकार को जो त्रिआयामी कल्पना की छवि होती है उसके बारे में सोचना होता है, इसलिए अपने अगल बगल स्थान के संबंधों पर समझने की क्षमता होनी चाहिए, उस पर विचार करते हुए उसी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चा पुरस्कार पाने और दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है? मित्रों, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कहता है, इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला है आत्मस्वीकृत स्तर। आत्मस्वीकृत स्तर पर बच्चा ये नहीं सोचता कि हमें दंड चाहिए या पुरस्कार चाहिए। पारंपरिक स्तर, और इस पर भी बच्चा ये नहीं सोचता कि हमें दंड चाहिए या पुरस्कार चाहिए। इसमें पूर्व पारंपरिक स्तर होगा, जिसकी जो एज है 4 से 10 वर्ष की है, और इस 4 से 10 वर्ष में बच्चे के मन में ये प्रश्न रहता है कि अगर हम बाहरी नियम और उनके परिणामों को आधार बना के देखें तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे, नियमों के अनुसार चलेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच संबंध होता है, अगर इन दोनों का हम लोग गुणा कर दें तो इनका जो गुणनफल होता है वो आपके विकास की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका पहला ही ऑप्शन सही है कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? विकास के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के
गुणात्मक परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने और समझने से संबंधित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। गणितीय गणना के लिए कौन सा होता है? डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो बच्चों में जो समाज की प्रक्रिया है ये परिवार से शुरू होती है। जैसा परिवार के लोग होंगे, जैसे परिवार के व्यक्ति होंगे, परिवार का जैसा वातावरण रहेगा, बच्चे पे उसी के अनुसार वो उसी वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले परिवार और पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ जैसे पड़ोस भी ऑप्शन में है तो ये जान लीजिए ये द्वितीयक है, क्योंकि पहले पर तो परिवार ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमने पड़ोस बोल दिया तो आपने समझा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पड़ोस भी ऑप्शन में है, ये द्वितीयक है और ये प्राथमिक है। बिना इसके परिवार के पड़ोस कहाँ से हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए? अगर शिक्षक है तो छात्र को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत करेगा, उसके उसको बढ़ाएगा, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उसके आंतरिक प्रेरणा देकर उसमें रुचि पैदा करेगा। तो ऐसे करके उस शिक्षक को छात्र का मोटिवेट कर करके, प्रोत्साहित करके, जिज्ञासा जगा करके पढ़ाना होता है। लेकिन हम लोग विकल्प के अनुसार ही उत्तर देंगे। तो शिक्षक कठिन से कठिन गृह कार्य देकर, कठिन से कठिन गृह कार्य देकर आप किसी बच्चों में पढ़ाई का वो नहीं ला सकते हैं कि बच्चा पढ़े या बच्चा अच्छा कार्य करे। इसलिए कठिन दंड वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं चुनना है, केवल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं चुनना है आपको। अब यहाँ भय और दंड है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ केवल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन तो केवल आपने शब्दों को पढ़ पढ़ के बता दिया। अब जैसे यहाँ आपने पढ़ा भय और दंड, ये गलत हो गया। यहाँ कठिन से कठिन पढ़ा, ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ सी ऑप्शन में आपने केवल पढ़ा, ऑप्शन सी गलत हो गया। सी अब बचा क्या? डी ऑप्शन बचा। इसी को आंख बंद करके सही विकल्प हम लोग मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? परीक्षा के भार को बढ़ाना। किसी भी जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो परीक्षा में अंकों को बढ़ाना होता ही नहीं, इसलिए इसको तो हम लोग तुरंत गलत काटेंगे। साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा आयोजित करना, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियमित रूप से सुधारना, बिल्कुल। और छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, और यही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो जॉन डेवी ने कहा था शिक्षा का उद्देश्य में बच्चों को एक सामाजिक प्राणी हमको बनाना है और उन्हें लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए तैयार करना है। तो सबसे अच्छा विकल्प चलिए हम लोग पहले चुनते हैं, शिक्षक को कक्षा का एकमात्र अधिकार। ये एक मात्र आ गया, इसलिए ये गलत। केवल और एक मात्र में अंतर ही क्या है? यहाँ केवल है, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। दो ऑप्शन हम लोगों ने सेकेंडों में पहचान लिया। तीसरा है उच्च अंक प्राप्त करना, ये किसी भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, इसलिए सी भी गलत हो गया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी आप पहचान पा रहे हैं शिक्षण के सवालों को। तो आप कौन सा आंख बंद करके लगाइए, बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाना है और उन्हें लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए तैयार करना है, क्योंकि इसमें बच्चे का हित है, देश का हित है, समाज का हित है। तो जो इन तीनों के लिए बेस्ट है, उसके साथ साथ जब बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है तो उसी ऑप्शन को चुनना होता है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो बच्चों को उनके वातावरण, मातृभाषा और उनके अनुसार हमको आगे बढ़ाना है। दंड की तो बात ही नहीं है, अंक की तो बात ही नहीं है, ज्ञान। अब यहाँ केवल ज्ञान का संचय, हमने ज्ञान का संचय पढ़ा ही नहीं, केवल ही देख के उत्तर दे दिया। तो आपको शिक्षण में इन्हीं सब का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? जो विकास है, विकास देखिए बढ़ने का कंडीशन क्या होता है मैं बताऊं।
जो आपका ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल। जो विकास की गति होती है, विकास की गति दो प्रमुख रूपों में होती है। एक सामान्य से विशिष्ट की ओर और दूसरा सिरा पद विमुख से, अर्थात सिर से पैर की ओर। तो इसमें पैर से सिर दिया है जबकि सिर से पैर होना चाहिए, इसलिए आपका सी गलत है। और ये दोनों विकास के प्रक्रिया में हैं ही नहीं, चूंकि ये अमूर्त से मूर्त है जबकि विकास मूर्त से अमूर्त, और ये भीतर से बाहर, तो इसलिए ये दोनों भी गलत हो गए। कौन सा सही है इसमें? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखिए फिर आ गया केवल, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, कट कर देंगे। यहाँ भी केवल है, हम नहीं पढ़ेंगे, कट करेंगे। सी में केवल नहीं है लेकिन सी ऑप्शन को पढ़ेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है गलती करने पर उन्हें दंडित, अब यहाँ दंडित आ गया इसलिए इसको भी कट कर देंगे। बचा आपका डी, यही उत्तर सही है। हमने पूरा पढ़ा ही नहीं क्या है कैसा है, लेकिन इन तीनों को पढ़ा, देखा, तीनों गलत हैं तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधन इंद्र का संधि रूप क्या होगा। उप और इंद्र, यहां से उप है और इंद्र है। आप देखिए अ प्लस ई दोनों मिलकर क्या बनता है? ए। तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। कौन, चूंकि ये गुण संधि है इसलिए कौन सा विकल्प सही है आपका? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के साक्षात संबंध रखने वाले शब्दों को संस्कृत व्याकरण में कहा जाता है। जो क्रिया से डायरेक्ट संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। अव्यय क्रिया से संबंध ही नहीं रखता, प्रत्यय क्रिया से संबंध डायरेक्ट नहीं रखता, तो साक्षात संबंध रखने वाले को कारक। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। निर्मच्छिकम, मक्खियों का अभाव। निर्मच्छिकम इस पद में कौन सा समास है? देखिए यहां पर विकल्प में बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययी भाव है। चूंकि निर्मच्छिकम जो है तो नए समास, और नए समास आपका तत्पुरुष समास है। लेकिन जब नए समास होता है तो वो आपका विकल्प में ही नए समास होना चाहिए, लेकिन नए समास विकल्प में है नहीं। तत्पुरुष समास से हम नए समास को नहीं मानेंगे, चूंकि नए एक तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ से हम लोग तत्पुरुष नहीं मानेंगे। अगर नए समास होगा तो उसका एक ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए नए समास न होकर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि अगर ऑप्शन में अव्ययी भाव और नए समास दोनों आते हैं तो हम लोग उत्तर नए समास को देंगे, क्योंकि यहाँ पर न जो है अगर नकार के रूप में अव्यय आया हुआ है या उपसर्ग आया है तो वहां पर नकार के रूप में नए समास होता है। ऑप्शन में नए समास न होने पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम, गम जाना, धातु लट लकार वर्तमान काल, मध्यम पुरुष, एक वचन। अब बहुवचन में क्या रूप होगा? देखिए जो गम है जाना, इसका चलता है गच्छत, गच्छत, गच्छन्ति। ये आपका हुआ प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में गच्छत, गच्छस, गच्छथ, गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छाम, गच्छाव, गच्छामः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। अब यहां पर देखिए आप से सवाल क्या पूछ रहा है। अब ये एक वचन है, ये द्विवचन में है और आपका ये बहुवचन में है। अब पूछ क्या रहा है? मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? तो यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष में बहुवचन में गच्छत होगा, तो यहाँ में आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितृ। जो पिता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है वो क्या है? पितु। पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितु, पितु, पितर्ये, पितर, ये चलता है। तो षष्ठी का एक वचन रूप क्या होगा? पितु।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामः पुस्तकम पठत। राम पुस्तक पढ़ता है को कर्मवाच्य। जब कर्मवाच्य में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो जो राम है इसमें तृतीया विभक्ति और पुस्तकम में प्रथमा, कर्म में प्रथमा, और जो ये क्रिया है आपकी, क्रिया आत्मनेपद पद में हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। राम तृतीया में, पुस्तकम प्रथमा में, और पठ्यते जो है कर्म के अनुसार आई है, इसलिए आत्मनेपद में एक वचन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में बालक को व्याकरण का ज्ञान दिए बिना अभ्यास और वातावरण के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है? तो पहला जो ऑप्शन है आपका सूत्र विधि। जो सूत्र विधि है इसमें ये गलत है, प्रत्यक्ष विधि। और ये जो प्रत्यक्ष विधि है, इस प्रत्यक्ष विधि में ही बालक को उनके वातावरण और अभ्यास के रूप माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र को पठन कौशल में कठिनाई आ रही है तो शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अगर पठन पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो हम लोग विकल्प देखें, उसे लेखन कौशल, ये गलत है। केवल आ गया, ये भी गलत है। सअर्थम पठनम, अर्थात अर्थ समझते हुए पढ़ना और पाठ के मुख्य विचार को ग्रहण करने पर ध्यान देना। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। सूत्र किस कारक और किस विभक्ति की बात करता है? तो रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः का मतलब होता है कि जो आपका प्रिय वस्तु हो, प्रिय वस्तुओं में कौन सी विभक्ति और कारक होता है। तो कल हम लोगों ने एक किया था प्रश्न, जिसमें था कि मोदकम रोचते, ऐसे करके कुछ प्रश्न था, याद नहीं है। तो जिसमें रुचि अर्थात रुचि की बात हो, वहां पर संप्रदान कारक हो जाता है और चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? साल के अंत में केवल, अब इसको केवल से ही कट करेंगे, यहां भी केवल है कट। शिक्षण में कमियों का पता लगाकर तुरंत सुधार करना, ये सही जा रहा है। अभी पूरा देखते हैं। छात्र के संपूर्ण विकास का नियमित रूप से, विस्तृत रूप से मापन करना, सही सी भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो है डी ऑप्शन है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन को ही लगाएंगे। क्योंकि किसी भी शिक्षण का जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो क्या होता है, छात्र का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चित, जो सच्चित है, सच्चित का संधि रूप क्या होगा? ये सच्चित का जो संधि रूप है वो सच्चित होता है, आपका इष्चित्व संधि है। कौन सी संधि? इष्चित्व संधि है। और इष्चित्व संधि हमने आपको पढ़ाया है, अगर न समझ में आए तो वीडियो को देख लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पद अव्यय नहीं है? सर्वदा अव्यय है, अद्य मतलब आज अव्यय है, स्व मतलब कल, ये भी अव्यय है, पुत्र कोई अव्यय नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा संस्कृत कक्षा में चित्र प्रदर्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? चलिए विकल्प देखते हैं। केवल, गलत, गृहकार्य की जांच करने के लिए। आप संस्कृत में चित्र प्रदर्शन गृहकार्य की जांच करने के लिए नहीं करेंगे, इसलिए ये भी गलत है। व्यस्त रखने के लिए ये चित्र प्रदर्शन का उद्देश्य है ही नहीं। शिक्षण को अमूर्त से मूर्त बनाने के लिए, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? अगर श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल का मतलब क्या है, कहानी सुनना और उस पर आधारित प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही जा रहा है। छात्रों को एक पाठ्यपुस्तक, गलत। कक्षा में संस्कृत निबंध का लेखन से और श्रवण से ज्यादा
मतलब संबंध है, लेकिन ऐसा संबंध प्रभावी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। शिक्षक द्वारा पाठ और मौन पठन, इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकथितम च सूत्र से किस कारक में द्वितीय विभक्ति होती है? तो आपके जो विकल्प है अकथितम च कर्मकारक, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सूत्र ही हैं और ऐसा नहीं है, ये 2 नंबर के आना ही आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 292 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो आयत का जो परिमाप है क्या होगा? मित्रों यहाँ यल अनुपाते बी का कितना है? 9:7। यहाँ से यल बराबर 9x मान लिया, बी बराबर 7x मान लिया। यल इंटू बी बराबर दिया हुआ है, चूंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई 252, तो 9x इंटू 7x बराबर 252। काट दीजिए, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 28 बार जाएगा। फिर 7 1 का 7, 7 चौक 28, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 4 बराबर 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो लंबाई हमको कितना मिल जाएगी? 9 दूनी 18, l बराबर 18 और b बराबर 7 दूनी 14। अब 18 14 मिल गए, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2l प्लस b, तो 14 और 18 कितना हो जाएगा? 32, तो 2 गुणते 18 प्लस 14, तो यहाँ से परिमाप बराबर हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणते 32, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 64 के। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ। साथियों, अगर किसी वस्तु पर जब 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब जो ये 480 है, ये 480 कितने परसेंट के बराबर है? 80% के। यही हमने उस समय भी बताया था। जब 80% की वैल्यू 480 के बराबर हो गई, अब आपको सारा चीज 100 पर ही गणना करना है, तो 100% तो हमें लेके ही चलना है, और इस 100% से 20% और अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो हमें निकालना कितना है? 100 प्लस 20 बराबर 120। 120% की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? तो ऐसा जब करेंगे तो इसका तिर्यक गुणा और ये भाग के रूप में जाएगा। 480 गुणते 120 बटे 80, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, 12 छक्के 72, 720। तो कौन सा सही है आपका विकल्प? ए विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5 बराबर 10, तो 2x प्लस 7 का मान क्या होगा? यहाँ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 को क्या करें हम लोग? लिखें 3x माइनस 5 बराबर 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा अंक अंक एक तरफ 10, और ये माइनस 5 जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 3x बराबर 10 5 15, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 3 1 का 3, 3 5 15, x की वैल्यू 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया तो 2x प्लस 7 बराबर क्या होगा? 2 गुणते 5 प्लस 7 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 7 बराबर 70, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, गणित शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका विकल्प हम लोग पढ़ें। जो विकल्प है, छात्रों को गृह कार्य के लिए अतिरिक्त प्रश्न देना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए विशेष मदद प्रदान करना, ये सही है, लेकिन हम लोग पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है केवल, इसलिए सी भी गलत है। दंडित करना, इसलिए डी भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में की 2 भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर है
और दूसरा 12 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई क्या होगी? आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां से लंब अगर हम लोग 12 मान लें तो 12 का वर्ग बराबर प्लस 5 का वर्ग, और ये बराबर होगा कर्ण के 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ेंगे 169, और ये 13 का वर्ग होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, इसलिए कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्नों के योग की अवधारणा पढ़ाते समय एक शिक्षक को सबसे पहले किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए? हम लोग कल भी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा करेंगे कि भिन्नों को समझाने के लिए हमें भिन्न चार्ट या भिन्न वृत्त वस्तु जैसी मूर्त सामग्री का उपयोग करना सबसे अधिक सही होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन ही सही है। और हम सी डी तो पढ़ेंगे नहीं, चूंकि यहाँ कठिन दिया है, यहाँ सूत्र लिखने की बात कर रहा है और यहाँ परीक्षण की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? ग्राफ पेपर और संख्या चार्ट या अबेकस। जो अबेकस है ये स्थानीय मान समझाता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या अपने 25% से 120 अधिक है। एक संख्या है x, वो जो है अपने 25% से 120 अधिक है, अर्थात x 25% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो संख्या के बारे में हमको बताना है कौन सी संख्या होगी। 25 एक्का 25, 25 चौके 100, 4 बार जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? x बटे 4 प्लस 120। इसको हम लोग करेंगे बराबर की इधर पक्षांतर, तो x माइनस एक्स बटे 4 बराबर 120। तो अगर इसका लेंगे लघुत्तम तो 4 लघुत्तम हो गया एलसीएम, तो 4x माइनस एक्स बराबर 120। तो यहाँ से 3x बटे 4 बराबर 120, 3 एक्का 3, 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणते 4, और जो कि x की वैल्यू हो जाएगी 160, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजगणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए जो आपके विकल्प हैं उसमें पहला विकल्प केवल से है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। छात्रों को गणित में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना। उच्च अंक में कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। सामान्यीकरण, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और अमूर्त चिंतन के कौशल विकसित करना, और चूंकि डी ऑप्शन में केवल है इसलिए सी ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है V बराबर भुजा क्यूब बराबर 125 सेंटी घन क्यूब है। इसकी सतह का कुल क्षेत्रफल, जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा? चूंकि घन की बात है इसलिए घन में कुल सरफेस कितने होते हैं? 6। तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? घन के सतह का क्षेत्रफल, सतह पूरा लिखें, घन के सतह का क्षेत्रफल, घन के सतह का क्षेत्रफल ये आपका होता है 6a स्क्वायर। और यहाँ पर एक क्यूब की वैल्यू कितना है? 125, या इसी को हम लोग 5 का क्यूब भी कह सकते हैं। तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 5। और जो क्षेत्रफल सतह का है वो 6 स्क्वायर है, तो 6 गुणते a की जगह 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 50 25, और 25 छक्का 150 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समस्या समाधान की पद्धति के उपयोग से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? अगर हम लोग समस्या समाधान में चलेंगे तो ऑप्शन हमारा केवल से है, इसलिए ये तो गलत हो गया। तार्किक चिंतन और आलोचनात्मक सोच, बिल्कुल ये आपका सही जा रहा है। सी और डी, सी में रटने की बात करी है इसलिए सी गलत हो गया, और डी में केवल की बात है इसलिए डी भी गलत हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात। यहाँ दो संख्या हैं ए अनुपात बी जो कि 3:4 हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 होता है। तो संख्या क्या है मित्रों? ऐसे सवाल हम लोग दो ढंग से करेंगे। अगर हम a+5 करें बटे b+5 करें, यानी दोनों संख्या में 5-5 जोड़ दें तो ये 4:4/5 हो जाएगा। जब हम लोग ऐसे सवाल लगाएं तो इन सवालों को लगाने की दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन तो हम बेसिक ढंग से लगा लें, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि हम ऑप्शन से ही लगा लें। अब देखिए हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं हैं। एक संख्या जो संख्या है a अनुपात b बराबर 3:5, यही है, थोड़ा देख लें 3:4 में है। a अनुपात b बराबर 3:4, ये संख्या है। अब हम जब 5 जोड़ेंगे तो 4 दोनों संख्याओं में अगर हमने 5 जोड़ा है तो हम चलिए पहले हम विकल्प से देखते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 और 4 के अनुपात में हमारा बन रहा है? तो a अनुपात b बराबर, अगर हमने a की जगह 15 मान लिया, 15/20। अब हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। 15/20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है और पहले ऑप्शन में a अनुपात b बराबर 3:4 आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि इन संख्याओं में 5 जोड़ के हम अनुपात देख लेते हैं। तो अगर 15 में 5 जोड़ते हैं तो 1/b बराबर 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5×5 25, और 5 जोड़ने पर यही अनुपात बन रहा है। चूंकि हमारी दोनों दशाएं को ये संख्या संतुष्ट कर दे रही है, संतुलन अवस्था में कर दे रही है, इसलिए आपका यही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समखंडभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? समखंडभुज के आंतरिक कोणों का, तो जो समखंडभुज की बात कर रहा है, अगर n भुजाएं हो तो n भुजाओं वाले खंडभुज का जो आंतरिक कोणों का योग होता है, आंतरिक n भुजाओं वाले, यहां पर भुजाओं करिए, भुजाओं की जगह n भुजाओं वाले आंतरिक कोण का योग होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। अब चूंकि n की जगह यहाँ समखंडभुज का रहा है, समखंडभुज का मतलब 6 भुजाओं वाले, तो 6 भुजाओं वाले का सूत्र क्या हो जाएगा? n की जगह 6 हो जाएगा, 6-2 इंटू 180 डिग्री। तो 6-2 4 इंटू 180 डिग्री, 18 चौक 72। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मूल्यांकन के संबंध में सत्य नहीं है? चलिए ऑप्शन देखें, आपका विकल्प क्या है? पहला विकल्प, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। यह छात्रों की प्रगति की निगरानी में मदद करता है, ये भी सही है। यह शिक्षक को अपने शिक्षण पद्धति में सुधार करने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी सही है। मूल्यांकन केवल आ गया है और केवल के बाद हम लोग आप पढ़ते ही नहीं है, इसलिए यही आपका प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही है। लेकिन मूल्यांकन संबंधी जो सब संबंधित सत्य तथ्य थे, ए बी सी तीनों हैं। नेक्स्ट आपका है, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो किसी व्यंजक का मान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac
का मान क्या होगा, बस इनकी वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 2 और सी की जगह 1। ठीक है, हल कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 दूनी 4 1 का 4। अब 9 4 13 -4 कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। 13 में से 4 घटाएंगे 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया गया है, इसलिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। और ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 3। और भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, तो ये मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में अक्षय ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा है सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए आपका लोथल, इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। चूंकि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर एक गोदी पाई गई है, कृत्रिम गोदी का मतलब अपने द्वारा बनाई गई गोदी, जो कि इस सभ्यता में एक समुद्री बंदरगाह का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानचित्र कला या ग्लोब के शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। इसका विकल्प देखिए, ए ऑप्शन में केवल है इसलिए गलत है। दूसरा ऑप्शन परियोजना विधि और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, बिल्कुल यही सही है, क्योंकि और सी डी ऑप्शन में केवल है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, बी ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। इसका जो ऑप्शन है संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। जो मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटती हैं और बादल बनाते हैं, वर्षा होती है और बादल बनते हैं, तो आपका कौन सा विकल्प सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुगल काल के दौरान जब्त प्रणाली किससे संबंधित थी। तो जो जब्त प्रणाली है वो किससे संबंधित है, आपके भूमि राजस्व और कराधान से, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में ए ऑप्शन कह रहा है धर्म और राजनीतिक का पूर्ण अलगाव, बिल्कुल गलत। सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने की अनुमति नहीं, ये भी गलत है। राज्य केवल से, ये भी गलत हो गया। राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है छात्रों को सभी जानकारी बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए, गलत है। खुले अंत वाले प्रश्न बिल्कुल पूछना जो छात्रों को कारण प्रभाव और वैकल्पिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करें, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। सी डी भी देख लें थोड़ा सा, यहाँ डी में रटने की बात है इसलिए डी तो गलत हो गया। सी में प्रत्येक अध्याय के अंत में वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये आपका गलत है। डी भी गलत है, सी भी सही गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा प्रश्न सही है, बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। जो दक्कन का पठार है वो आग्नेय चट्टानों के कारण निर्माण हुआ है, तो कौन सा है आपका ऑप्शन डी सही है। क्योंकि जो दक्कन का पठार है वो मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना है,
बेसाल्ट से बना है, जो कि ज्वालामुखी गतिविधि के कारण लाखों साल में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो लावा निकलता है। और चूंकि बेसाल्ट भी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, इसलिए हम लोग विकल्प में डी ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश वायसराय जिम्मेदार था? और 1905 में कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, इसलिए आपका बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय संसद में प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कह रहा है यह वह समय है जब सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के बहस शुरू करते हैं। प्रश्नकाल में केवल आपका प्रश्न पूछने वाला काम होता है। यह वह समय है जब प्रश्न पूछकर सरकार के कामकाज पर नियंत्रण। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है, चूंकि और समय केवल है, इसमें सी गलत हो गया। यह वह समय जब वित्त विधेयक पर चर्चा, इसलिए गलत हो गया। जो प्रश्न पूछने का कार्य होता है वो चाहे वित्त विधेयक की बात हो चाहे किसी और विधेयक की बात हो, सब में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक यात्रा का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए जो आपका ए ऑप्शन है उसमें केवल है, इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन में छात्रों को प्राथमिक स्रोत के साथ सीधे जोड़ने और अनुभवों को सीखने में मदद करने के लिए, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है। सी और डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह, और लाल ग्रह के नाम से जाने वाला जो ग्रह है वो मंगल है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चूंकि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये महात्मा गांधी के कार्यकाल में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? मत्स्य पालन, कृषि, बैंकिंग, कच्चे माल से कपड़ा बनाना। ये मानव भूगोल के अनुसार सबसे सही विकल्प है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो साथियों आज केवल हम लोग 75 प्रश्नों पर ही मिनी मॉडल पेपर को पढ़े हैं। मित्रों ये मॉडल पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों ये सभी प्रश्न आपके सीटेट जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल, खासकर ये जूनियर लेवल के अनुसार ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें हमने पूरे विषय को समाहित किया है जो कि जूनियर सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मित्रों मॉडल पेपर कैसा लगा उसको कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।